हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन परिवार पार्थ एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं केमिस्ट्री का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एग्जाम्स में ऐसा माना जाता है, काफी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक चैप्टर होता है और आज इस प्रॉब्लमेटिक टॉपिक को मैं आपके लिए इजी बनाने आया हूं। आज हम इसको इस अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आ सकता है यहां से हम उसको टारगेट करेंगे। केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है केमिस्ट्री का, जहां से हर एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को इजी बनाने वाले हैं। इसके टॉप 100 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं इस सेशन में। तो आप लोग कॉपी निकालिए और डालिए एक नया हेडिंग जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। अभी तक जितने भी टॉपिक मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं, आप इन्हें यहाँ पर वीडियोस इनके हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर इन्हें देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इन सभी वीडियोस को देख लें ताकि आप लोगों को आज का सेशन भी जो अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया से काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और चैप्टर शुरू करने के पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां से इसके क्वेश्चन आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो इसका अगर हम लोग थोड़ा बेसिक समझे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो हम लोग इसको देखने वाले हैं आज यहाँ पर। अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं डियर स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ये क्या होती है। अगर हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें, केमिकल रिएक्शन को देखें, तो इनका क्या कॉन्सेप्ट होगा, केमिकल रिएक्शन। इन्हें हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है एग्जाम्स में। देखिए, हम लोग हमारे दैनिक जीवन में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक कई प्रकार के केमिकल कंपाउंड का उपयोग करते हैं, परंतु आप लोगों ने ये सभी सोचा होगा कि ये केमिकल कंपाउंड बने कैसे होते हैं, इन केमिकल कंपाउंड का कंपोजिशन क्या होता है और इन्हें किन मैकेनिज्म के थ्रू बनाया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर में उसी चीजों को पढ़ने वाले हैं। यहाँ अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग अगर इसका डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं मानी जाती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया अभिकारक का निर्माण करते हैं। अगर इसको हम लोग एग्जाम के थ्रू देखें तो मान लीजिए आपके पास में दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, ए और बी, और इन्होंने आपस में रिएक्शन की और रिएक्शन करने के बाद में इन्होंने ए बी का निर्माण किया, या फिर यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में कुछ और भी आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। रिएक्टेंट का मतलब हो जाता है अभिकारक, और जो प्राप्त हमें होता है उन्हें हम लोग प्रोडक्ट या फिर उत्पाद के नाम से जानते हैं। इन्हें हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे, इन्हें हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। और ये क्या होते हैं, तो ये हो जाएंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इनको हम लोग कहते हैं, रिएक्टेंट का मतलब है जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं। इन्हें क्रियाकारक और इन्हें क्रियाफल के नाम से भी जान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभिकारकों की अगर हम लोग देखें तो ये जो अभिकारक होते हैं इनकी प्रकृति पर ये डिपेंडेंसी होती है उत्पाद की। अगर जैसे अभिकारक होंगे वैसा ही हमें उत्पाद मिलेगा। और बाय प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में। केमिकल रिएक्शन में कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि आप अगर दो या दो से अधिक यानी टू एंड मोर रिएक्टेंट को आपस में ऐड करना चाहते हो तो इन्हें हम लोग यहाँ पर प्लस साइन के साथ में सिंबलाइज करेंगे। और ये जो एरो का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये तीर का जो निशान दिखाई दे रहा है, जिस तरफ इसका जो डायरेक्शन होगा उस तरफ हमें इस बात को इंडिकेशन देना होगा कि यहाँ उत्पाद बनेगा, यानी इस तीर का मुंह जिस दिशा में होगा वहां उत्पाद का निर्माण होगा। इस बात को आपको समझना है। आपने कुछ इस प्रकार के साइन भी देखे होंगे केमिकल रिएक्शन में। तो डियर, इनको हम लोग रिवर्सिबल साइन के नाम से जानते हैं। और रिवर्सिबल साइन का मतलब होगा उत्क्रमणिता चिन्ह। उत्क्रमणिता चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जब ऐसा होता है कि अगर हम लोगों ने देखा कि बर्फ को हम लोग हीट देते हैं, यह पानी में रूपांतरित होता है, पर पानी को फिर से जब हम लोग ठंडा करें तो ये बर्फ भी बदल सकता है। यानी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, जो दोनों दिशाओं में हो सकती है। इन्हीं को हम लोग उत्क्रमणिता चिन्ह के द्वारा या फिर रिवर्सिबल साइन के द्वारा इनको हम लोग शो करते हैं। और अगर इस तीर का निशान एक दिशा में है तो इसे हम लोग कहेंगे कि यह एक दिशीय अभिक्रिया है, यानी कि ये वन डायरेक्शनल रिएक्शन होगी, केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती है। अभिकारकों से उत्पाद बनेगा परंतु उत्पाद से अभिकारक
नहीं बन सकता। तो इस टॉपिक में हम लोग केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप और दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, जहां से दो क्वेश्चन आना तय होता है, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक है आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इन दो टॉपिक के क्वेश्चन भी इसके अंदर मर्ज होंगे, जो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन संपन्न होती है किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा, मास कंजर्वेशन थ्योरी आप लोगों को याद रखना है कि जितना मास, अगर हम लोग देखें किस सिद्धांत पर सारी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। यहां पर आपसे सिद्धांत हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि मास कंजर्वेशन थ्योरी क्या होता है। एग्जाम में जैसे आप इसको इस बेसिक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम लोग जो पार्टिसिपेंट होते हैं ए और बी, जितना इनका मास होगा, इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है उनका मास भी उसके इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट जो बना उसका मास यहाँ पर क्या होना है, समान होना है। इसे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि अगर कोई भी रिएक्टेंट होते हैं, जैसे जैसे इनकी सांद्रता कम होगी उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, और धीरे धीरे आप लोगों को देखना जैसे जैसे इनका मास कम होगा वैसे वैसे उत्पाद का मास बढ़ता रहता है। तो इसे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और भी कई प्रकार के नियम है जिनके बिहाफ पर सारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो इन्हें हम लोग अभी वन बाय वन सभी नियमों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ में। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है इस टॉपिक में, और जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा करवाए जा रहे हैं अच्छे से इन्हें समझना है। तो यहाँ का पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आज के सेशन का पहला प्रश्न पूछा गया है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो न्यू सबस्टांस बना उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि रिएक्टेंट कौन होते हैं, रिएक्टेंट जो भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग अभिकारक के या क्रियाकारक के नाम से जानते हैं। परंतु प्रोडक्ट क्या होता है कि जो प्रतिफल होगा, जिसे हम लोग क्रियाफल के नाम से जानते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप बना नया पदार्थ जिसे हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा या तो आप प्रतिफल बोल सकते हैं या फिर इसे क्रियाफल के नाम से भी जान सकते हैं, या उत्पाद भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग नाम यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसे हम लोग उत्पाद के नाम से भी जान सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैं यहाँ एक दावा कर सकता हूं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी बना दूंगा मैं। आप केवल इसके सारे सेशन को ऑन टाइम देख लीजिएगा, और मैं जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों को बताता हूं अपने नोट्स बनाकर उन्हें यहाँ पर लिख लें। तो पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं में कौन है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो हम लोगों को इस बात को समझना है क्या क्या कैरेक्टर किसी केमिकल रिएक्शन के हो सकते हैं। हम लोग पहला पढ़ेंगे कि क्या जब रासायनिक अभिक्रिया होती तो इसके क्या रंग परिवर्तन हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं और प्रोडक्ट बनता है, तो रासायनिक परिवर्तन का एक रासायनिक जो भी परिवर्तन होगा उसमें कलर चेंजेस हो सकता है। जैसे अगर हम लोग देखें कि अगर मैंने आयरन, ऑक्सीजन और पानी को मिला दिया अलग अलग अनुपात में, तो यहाँ पर Fe2O3.XH2O का निर्माण होता है, जिसे हम लोग फेरिसोफेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और इसी को आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो रस्टिंग का फार्मूला, यानी कि जंग का फार्मूला। जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो पहले आयरन का कलर होता है बाद में यह हो जाता है लाल भूरा। क्या हो जाता है, लाल भूरा। तो रासायनिक परिवर्तन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यहाँ पर कलर चेंजेस होना आम बात है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कलर चेंजेस या रंग परिवर्तन इसमें हो सकता है। क्या तापमान में परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल हो सकता है। कुछ अभिक्रियाएं होती है जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होती है, तो इनमें तापमान में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर गैस की उत्पत्ति की बात करें तो कई प्रकार की ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ओरिजिन ऑफ गैसेस भी होता है। तो थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर सही होगा। इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 के सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन को संपन्न करवाओगे तो ये सारे गुण आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, जो आप लोगों को लिख लेना है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं जल्दी से।
रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए आज के सेशन में जो टॉप 20 क्वेश्चन है ना, वो सभी केमिकल रिएक्शन से वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आप लोगों को ध्यान से समझना है केमिकल रिएक्शन के लिए क्या क्या अनिवार्य शर्तें हैं, आज का सेशन उसी के लिए होगा। तो यहाँ पर किन किन नियमों को पालन करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अभिकारकों को और प्रतिफलों को एक तीर के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हम लोगों ने ए और बी को मिलाया और हमें ए और बी को हम लोगों ने सेपरेट किया कि जिधर इस तीर का निशान होगा वहां पर हम बोलेंगे कि उस तरफ प्रोडक्ट का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर BC था तो हम लोगों ने इसको सेपरेट किया, यहाँ पर C का निर्माण किया, तो जो प्रोडक्ट के बीच है यहाँ पर प्लस साइन भी आता है। तो इस बात को यहाँ पर इंडिकेट किया है कि प्रोडक्ट के सूत्रों के मध्य हम लोग प्लस का चिन्ह लगा दिया करते हैं। अभिकारकों के सूत्र के बीच भी प्लस का चिन्ह होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर हम लोग दो या दो से अधिक अभिकारकों को ऐड करेंगे किसी भी रिएक्शन में तो उन्हें हम लोगों को प्लस के साइन के साथ में ऐड करना है। यानी यहाँ पर दिए गए सारे ऑप्शन क्या होने वाले हैं, आपके लिए सही होने वाले हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किन रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो स्टूडेंट अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहाँ पर मैंने मान लीजिए Na2 मैंने लिया है और N2 के बाद में मैंने 3H2 यहाँ पर लिया है, और जब जैसे हम लोग अमोनिया निर्माण की हेबर विधि भी बोल सकते हैं, अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के है 2 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पर टोटल 6 मॉलिक्यूल। तो मैं यहाँ पर 2 अगर हम लोग बात करें तो 2NH3 का निर्माण होता है। यानी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में होंगे, और इसे हम लोग एक बैलेंस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम के लिए, नाम से बैलेंस रिएक्शन, यानी एक संतुलित रासायनिक समीकरण। तो दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान आपको देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर 6 परमाणु हाइड्रोजन के, 6 परमाणु यहाँ भी हाइड्रोजन के, आप इनका मल्टीपल कर सकते हैं, और 2 परमाणु नाइट्रोजन के, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। तो इन रिएक्शन को हम लोग संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं आप लोगों को, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इस प्रकार मॉलिक्यूल को सेम करके हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा है वो पढ़ा है एसिड और बेस। एसिड और बेस में ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करवाया है कि जब किसी एसिड की रिएक्शन में बेस के साथ करवाता हूं तो वहां पर लवण और पानी बनता है। मान लीजिए मैंने एक HCl लिया और HCl की रिएक्शन मैंने यहाँ पर NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है मैंने उससे करवा दी। तो डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ बनेगा NaCl जो एक प्रकार का कॉमन सॉल्ट के नाम से एक लवण है, और साथ में पानी का निर्माण होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया भी दिया गया है, आप लोगों को देखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ क्रिया करे और लवण और जल बनाए तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है दहन, कंब्यूशन, यानी दहन हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, मंदन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट किसी भी प्रकार को अगर हम लोग कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, कोयले को O2 की प्रेजेंस में जला रहे हैं, तो हमें हमारे पास में CO2 का निर्माण होगा। जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर कोई पदार्थ जल रहा है तो उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होना है, यानी कि ऑक्सीजन जहां ऐड होता है वहां ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अभी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी काफी अच्छे से पढ़ेंगे, पर केमिकल रिएक्शन में भी कुछ क्वेश्चन आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के देखने को मिल सकते हैं, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब ऑक्सीजन में जलता है तो उस प्रोसेस को हम लोग दहन के नाम से जानते हैं। हमने लकड़ी को जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, तो वहां हम बोलेंगे कि लकड़ी का दहन हो गया। पेपर को हमने जलाया पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, उसे हम लोग कहेंगे दहन। तो दहन होना, दहन का मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, दहन के नाम से जाना जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा इसका डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालते हैं तो उसे कौन सी धातु प्राप्त हो जाती है,
केमिकल रिएक्शन का एक बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी माना जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब होता है, सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो AgNO3, जिसे हम लोग लूनर कास्टिक के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर व्यापारिक नाम देखें तो लूनर कास्टिक, जिसे कास्टिक लोशन भी हम लोग कह सकते हैं, और इसका उपयोग हम लोग मतदान के समय स्याही के रूप में भी करते हैं। तो मतदान के समय स्याही के रूप में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब होता है इसका AgNO3। जब हम लोग यहाँ पर इस विलयन में हम लोगों ने कॉपर डाला, यानी कि हम लोगों ने CO से इसकी रिएक्शन करवा दी, CO से, तो कौन सी धातु हम लोगों को प्राप्त होगी ये बताना है। देखिए, अब मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बता देता हूं कि केमिकल रिएक्शन के प्रकार क्या होते हैं। तो अगर हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखें, टाइप देखें, तो इसके अलग अलग 4 प्रकार के प्रमुख टाइप जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर हम लोग मेन टाइप देखें तो एक जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, मुख्य रूप से पहले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। संयोजन के बाद में होती है वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया का मतलब होगा, इसे हम लोग डीकंपोजिशन के नाम से भी जान सकते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी इसे हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम से जानेंगे डियर स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक हो जाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम लोग यहाँ पर इसको आगे के सेशन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं जल्दी से कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुड़ना। जब दो कंपाउंड मिलकर एक एकल यौगिक का निर्माण करें, दो कंपाउंड जैसे C+O2 CO2 बना, तो दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किया, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होगा? जैसे वियोजन अभिक्रिया में देखा कि हम लोगों ने एक बड़ा कोई रिएक्टेंट था जो टूटकर दो भागों में बट गया। जैसे हम लोगों ने देखा CaCO3, CaCO3, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा यह क्या बनाएगा, टूटकर CaO प्लस CO2। तो एग्जाम में यह आता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? इसे हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन या फिर अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, वियोजन के नाम से जानते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होगा? हम लोगों ने यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज को पढ़ा है, रिएक्टिव सीरीज को पढ़ा है, यानी सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी में जो तत्व सक्रियता श्रेणी में ऊपर की तरफ आते हैं वो ज्यादा क्रियाशील माने जाते हैं, और ये ज्यादा क्रियाशील जो ऊपर की तरफ आने वाले जो तत्व होते हैं वो नीचे आने वाली श्रेणी के जो तत्व हैं उनको डिस्प्लेस आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होते हैं। अगर हम लोग देखें आयरन और सोडियम, तो आयरन और सोडियम में आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए अगर ये आयरन सल्फेट है, मान लीजिए आयरन सल्फेड है और उसके साथ अगर सोडियम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये इस आयरन को रिप्लेस करके इसका स्थान ग्रहण करेगा, क्योंकि सोडियम मोर रिएक्टिव एज देन सोडियम। अगर हम लोग देखें सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेयर में? एज कंपेयर ऑफ आयरन, तो यहाँ ये आयरन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ NaSO4 बनेगा, यानी इस प्रकार के कंपाउंड आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ वियोजन विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ज्यादा क्रियाशील जो तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्वों को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होगा कि यहाँ आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी जो आयन बनते हैं तो आयनों की वजह से जो प्लस होगा वो माइनस के साथ और माइनस होगा प्लस के साथ में मैच करेगा और एक नए कंपाउंड का निर्माण करता है। यहाँ हम लोग देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को पूरा समझेंगे कि जब हम लोगों ने आयरन ऑक्साइड में सॉरी AgNO3 के अंदर हम लोगों ने क्या डाला? AgNO3 के अंदर हम लोगों ने डाला कॉपर। तो क्या होगा? तो आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये जो कॉपर होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किसके कंपेयर में? Ag के कंपेयर में। तो ये कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और यहाँ पर Ag स्वतंत्र हो जाएगा। तो कौन सी धातु हम लोगों को प्राप्त हो गई? चांदी प्राप्त हो गई, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखना है, एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है? यानी जो एलपीजी हमारे पास, या फिर आप देख सकते हैं इसको पेट्रोलियम गैस मिक्सचर ऑफ किस किस का? तो एलपीजी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्यूटेन और प्रोपेन का एक मिश्रण होता है, और ब्यूटेन इसमें मुख्य गैस होती है C4H10। पर यहाँ पर हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मीथेन और हाइड्रोजन नहीं होगा, ब्यूटेन प्रोपेन एथेन सही हो सकता है इसका, ब्यूटेन प्रोपेन, पर और भी ऑप्शन हम लोगों को पढ़ना है, हाइड्रोजन ब्यूटेन नहीं होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जो पेट्रोलियम गैस होती है वो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का क्या होती है? मिश्रण होती है। ये सभी एल्केन समूह के अगर हम लोग एग्जाम में देखें कि ये किस समूह के सदस्य है, तो एल्केन समूह के सदस्य हैं, और इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला CnH2n+2 के नाम से जाना जाता है।
CnH2n+2, जहां n बराबर नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पर माने जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन यहाँ पर पेट्रोलियम गैस का मिश्रण माना जाता है। अगला क्वेश्चन जल्दी से टारगेट कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि संक्षारण किस प्रक्रिया की अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि कोरोजन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। संक्षारण का मतलब क्या होगा? जैसे आयरन को हम लोग स्वतंत्र अवस्था में लंबे समय तक अगर वायुमंडल में रखें तो धीरे धीरे वो अपने कंपाउंड का निर्माण कर लेता है, और धीरे धीरे जब कंपाउंड का निर्माण अगर हम लोग देखें कि Fe+O2 और H2O अगर हम लोग देखें तो ये मिलकर एकल उत्पाद, ये पूरे कंपाउंड मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं 2Fe2O3.XH2O। अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें, यहाँ 4 मॉलिक्यूल है आयरन के, तो ये 4Fe ले सकते हैं। ऑक्सीजन अगर हम लोग देखें 6 मॉलिक्यूल है तो यहाँ 3O2 ले सकते हैं, और यहाँ XH2O। तो इस प्रकार आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो, जितने जो मॉलिक्यूल है वो अभिकारकों में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल हमें उत्पाद में होने चाहिए, और द्रव्यमान भी इनका संरक्षित रहता है। तो चलिए, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो संक्षारण होता है किस प्रकार की, विस्थापन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या फिर इसमें। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर संक्षारण जब होता है इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, और जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ऐड हो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगी। तो जलना भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो हम लोग इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है, देखिए ध्यान से। इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया, आप लोगों को पहचानना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको यहाँ जो ऑप्शन दिए, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने का एक सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या होगा कि जब हम लोग A+B+C रिएक्टेंट लेंगे तो ये मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, ABC। अगर आपने A+B लिया तो ये मिलकर A और B का निर्माण करेंगे, यानी दो या दो से अधिक, 2 एंड मोर रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इस अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो यहां हम लोग देख लेते हैं Mg+Cl2, MgCl2 बना, रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ ये भी दिया गया HCl+NH। तो अगर देखी जाए तो यहाँ H+Cl- Na+OH-, तो इस Na ने Cl से रिएक्ट किया, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, और ये H2O बन गया, तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। संयोजन को पहचानिए। कॉपर यहाँ पर CuSO4 है और Fe है, तो यहाँ FeSO4 बन गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा। MgCl2, देखिए दो अलग अलग प्रोडक्ट रिएक्टेंट थे और मिलकर एक हो गए, यानी कि MgCl2 बना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये सही जवाब हो जाएगा, Mg+Cl2, MgCl2। यहाँ पर ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैसेस फॉर्म में, ठीक है, तो ये सॉलिड मटेरियल ही हमारे पास बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, कि इनमें से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, इट इज नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, मैंने पहचानने का तरीका बताया कि इधर दो कंपाउंड रहेंगे, उनमें दो अलग आयन बनेंगे और इधर दो अलग आयन। यहाँ जो प्लस होगा वो माइनस से रिएक्ट करेगा, और जो माइनस होगा वो प्लस से। चलिए इसको समझ लेते हैं। BaCl2 तो, और यहाँ H2SO, तो अगर यहाँ पर बन रहा है H और Cl तो HCl बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर BaSO4 बिल्कुल सही है, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी हमारे पास। अगर हम लोग ये जो Mg है ये प्लस है, और यहाँ अगर हम लोग देखिए माइनस है, तो Mg के साथ O यहाँ पर ठीक है आ रहा है, और 3NH2, अगर हम लोग H2 की बात करें तो NH3, ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। कॉपर सल्फेट को देख लेते हैं। Cu अगर यहाँ पर जुड़ रहा है S के साथ में, और यहाँ H2SO4 जुड़ रहा है, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। वही NaOH और HCl, तो डियर स्टूडेंट यहाँ Na+Cl-, तो NaCl बनेगा, और H2O बनेगा, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। परंतु आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये पूरा का पूरा जो है ना ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया और Na2, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये नहीं होगी। आप लोगों को इस प्रकार ये जो तीन ऑप्शन है इससे थोड़ा सा डिफर, इस ऑप्शन को आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के सामने कि मोमबत्ती का ज्वलन प्रज्वलन किस तरह की अभिक्रिया मानी जाती है।
पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द इग्निशन ऑफ कैंडल, यानी मोमबत्ती का जो जलना होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। चलिए यहाँ हिंदी के ऑप्शन हट गए। सिंथेटिक रिएक्शन अगर देखिए, सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, तो इसको हम लोग या तो संश्लेषित अभिक्रिया के नाम से भी जान सकते हैं। संश्लेषित अभिक्रिया, संश्लेषित अभिक्रिया। अगर हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर निकलेगी और इसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि इसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया आ जाएगी जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग सभी समझ गए। फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो देख लेते हैं हम लोग कि इसमें कौन सी रिएक्शन। जब भी हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं हीट निकलती है और हीट का निकलना हो जाता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हो जाएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानेंगे। और जिसमें उष्मा ग्रहण की जाए उसे हम लोग एंडोथर्मिक, जैसे बर्फ का पिघलना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उष्मा ग्रहण करेगा और वह प्रोडक्ट बनाएगा। सही जवाब हो जाएगा 12th के लिए बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात आप लोगों को बताना है कि जो पानी का फॉर्मूला होता है उसके अंदर ऑक्सीजन मात्रा बताना है आप लोगों को किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो डियर स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन है। अगर हाइड्रोजन के हम लोग देखें तो 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2:1। यहाँ से एक रेशियो और भी पूछा जा सकता है कि इनके अणुसूत्र का या इनके अणुभार का रेशियो आपको बताना है। तो अगर इनके मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो आप लोगों से पूछे पानी का, तो अणुभार का अनुपात क्या होगा, अणुभार का अनुपात यानी रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट किस प्रकार देखेंगे, तो इनका हम लोगों को परमाणु भार देखना है। अगर एक हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेज रखता है यानी कि यह +1 करेगा, तो अगर हम लोग 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा 2। हाइड्रोजन की बात, ऑक्सीजन की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या परमाणु भार होता है वो होता है 16, यानी ये हो जाएगा 16। जब इस रेशियो को हम लोग सेट करेंगे तो 1:8 के फॉर्म में इसका आंसर आएगा। काफी बार एग्जाम में आ गया है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है या मॉलिक्यूलर वेट का जो रेशियो होगा वो 1:8 होता है पानी का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। वही अगर हम लोग इनकी मात्रा की बात करें, इनके परमाणुओं की बात करें, तो परमाणुओं का अनुपात 2:1 यहाँ पर होता है। एग्जाम्स में पूछा जाता है जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आपको नंबर ऑफ एटम यहाँ पर बताना है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। तो हम लोगों को इनको काउंट करना है, 4 और 1 5 और 2 7। यहाँ की टोटल नंबर ऑफ जो एटम है वो कितने हो जाएंगे 7। परंतु इसका जब अणुभार पूछा जाता है तो आपको इन सभी के मोलिकुलर वेट को क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी इनके अणुभार को जोड़ देना है। चलिए, तो काफी उम्मीद अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे और यही प्रश्न एग्जाम में आते हैं हमेशा। हाइड्रोजन की मात्रा का अनुपात यहाँ पर 2:1 हम लोगों ने देखा है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 1:2 भी दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1:8 भी दिया है, पर ये 1:8 किसका होगा, अणुभार का अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन, जब चांदी को यानी Ag को हवा के संपर्क में लाया जाता है तो उस पर एक काली परत जम जाती है। स्टूडेंट चांदी काली क्यों होती है, क्योंकि चांदी सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। आप लोगों को ये मैं काफी अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो सिल्वर सल्फाइड आपको देखना है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चांदी में जो कालापन आता है, चांदी में जो कालापन आता है वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से आता है। तो आप लोगों को इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझना है। किस कंपाउंड के कारण, सिल्वर सल्फाइड कंपाउंड के कारण चांदी काली हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से हम समझ लेते हैं। पूछा गया है कि यहाँ एक रिएक्शन आप लोगों को देके रखी है, इस रिएक्शन को ध्यान से समझना है। CaCO3, चलिए इस एरो को थोड़ा सा आप इस तरफ मूव कर दीजिएगा। CaCO3 ये एरो इस प्रकार का बना हुआ है। मैं इस रिएक्शन को पूरा लिख देता हूं। यहाँ पर CaCO3 यहाँ पर एरो है और ये जो तीर का निशान है क्या बात को इंडिकेट करेगा कि जो प्रोडक्ट है उनका निर्माण इधर होना है। तो यहाँ पर बना CaO प्लस CO2। देखिए एक कंपाउंड जो था वो टूट कर 2 अलग अलग भागों में गया। और जब भी इस प्रकार की रिएक्शन आपको देखने को मिले, आपको बताना है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती है। अगर इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूं CaO प्लस CO2, तो यहाँ 2 अलग अलग कंपाउंड मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और जिसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर इसे हम लोग योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं, जिसमें जुड़ना होता है। तो यहां हम लोग समझ लेते हैं क्या पूछा गया, किस प्रकार की रिएक्शन है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन बन गया आप सभी के लिए और उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया है।
CaCO3 टूटकर दो या दो से अधिक कंपाउंड में बैठ रहा है, इसलिए इसका वियोजन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, अवघटन अभिक्रिया। काफी महत्वपूर्ण डियर, ये चारों रिएक्शन है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन वेरिएशन के साथ में एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको यहां पर किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। मैं जो टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, इनसे बाहर आपका एग्जाम्स नहीं जाना है, तो आप लोगों को मन लगाकर इनको लिख लेना है और पढ़ना है समय समय पर। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी के सामने कि इनमें से भौतिक परिवर्तन को आपको पहचानना है। इज देयर इज फिजिकल चेंजेस। देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में एक छोटा सा अंतर है। अगर हम लोग केमिकल चेंजेस की बात करें, तो आप लोगों ने एक छोटी सी प्रोसेस देखी होगी, दूध का दही में बदलना, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोगों ने इन केमिकल रिएक्शन को देखा होगा जरूर वातावरण में। तो दूध दही में बदल गया है ना, और दूध दही में बदलता है, क्या दही से फिर से हम लोग दूध को उत्पन्न कर सकते हैं? क्या जंग लगे हुए आयरन से हम लोग वापस पुराने फॉर्म में आयरन जो था उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। और अगर यहाँ जवाब हो रहा है कि हम लोग प्रोडक्ट जो भी बनाया उससे हम रिएक्टेंट हासिल नहीं कर सकते, यानी हम लोगों ने ए प्लस बी को मिलाया था और ए बी का निर्माण हुआ था, क्या ये ए बी वापस इधर आ सकता है? तो नहीं आ सकता। तो इस प्रकार के जो चेंजेस होंगे वो केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं फिजिकल चेंजेस के। तो अगर मैं फिजिकल चेंजेस की बात करूं, तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होगा जैसे हमने बर्फ को पानी में बदला, क्या पानी फिर से बर्फ बदल सकता है? तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि हम लोग बर्फ को उष्मा देंगे, पानी बदलेगा, और पानी को अगर हम लोगों ने ठंडा किया तो वो बर्फ बदल सकता है। यानी कि जो दो डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल साइन से जिन्हें हम लोग शो करें, इनके लिए जो भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो इस प्रकार के साइन से चेंज किए जाते हैं। आप लोगों ने बर्फ से पानी बनाया और पानी से फिर से बर्फ बन गया, तो जो अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाया और उत्पाद से मिलकर फिर से अभिकारकों का निर्माण हो जाए, उन्हें हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन, और मैं बता देता हूं ये एक ऐसा टॉपिक है, कई कई प्रकार की शिफ्ट में इसके दो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये 2 नंबर अपने आज डन कर लीजिएगा। आने वाले सभी सेशन में मैं ढेर सारे केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। एग्जाम्स नहीं रुकेगा आपका इस बार। चलिए, भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन होता है। इसे हम लोग टेम्पररी चेंजेस के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि बर्फ पानी में बदला और पानी फिर से बर्फ बदल सकता है, क्योंकि अस्थायी परिवर्तन के नाम से ये जाना जाता है। और ध्यान रखने की बात है कि जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, यानी कि वो स्थायी परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि दही बदला दही वापस दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अंगूर का किण्वन करना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। देखिए, किण्वन प्रोसेस हम लोगों ने बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इसमें क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो एंजाइम की प्रेजेंस में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, तो इसे हम लोग किण्वन के नाम से जानते हैं। तो अंगूर का किण्वन, अगर अंगूर को हम लोगों ने किण्वन कर दिया, तो अंगूर को किण्वन करना एक प्रकार का रासायनिक किण्वन, हमेशा ध्यान रखना है कि किण्वन एक प्रकार का केमिकल चेंजेस होता है। किण्वन से जो भी प्राप्त होता है उसे हम लोग फिर से प्राप्त नहीं कर सकते रिजल्ट से रिएक्टेंट में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से कि इनमें से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, रेडॉक्स अभिक्रिया को मैं समझा देता हूं। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो अभिक्रियाएं एक साथ होती है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इसके अंदर रिडक्शन भी हो सकता है, यानी ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है और यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है, परंतु स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर हमेशा प्रॉब्लमेटिक ही माने गए हैं, क्योंकि इन्हें समझाया नहीं गया उस तरीके से जिस तरीके से इन्हें इजी बनाया जा सके। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी इन्हीं टॉपिक को मैं लेने वाला हूं आप लोगों के लिए। अभी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग ले लेंगे। अभी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन काफी सारी है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे आपके एग्जाम्स में। सही जवाब देख लेते हैं, जहां ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। तो H2 और Cl2 यहां पर दिया गया है, अभिक्रिया है CaO, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, CaO Cl2 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हटा दीजिए आप। यहाँ NaOHCl, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी जहां एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का क्या हो, रिडक्शन हो,
तो पूछा गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी यहाँ कर आकर जुड़ा है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसका रिडक्शन हुआ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया तो HCl का निर्माण होगा, तो एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया मानी जाती है। तो यह बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। चलिए, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉपर के चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है आप लोगों को बताना है। कॉपर चूर्ण को वायु में अगर हम लोगों ने गर्म किया तो उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड के, आप लोगों ने कॉपर को हरा होते हुए तो सुना होगा, पर कॉपर का जो हरा रंग होता है वो कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपर के अंदर जो ग्रीननेस आती है वो कॉपर कार्बोनेट के कारण आती है, परंतु यहाँ पर आपको जो कंपाउंड दिया गया है, यूनिक क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का बनना। और कॉपर ऑक्साइड आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर अगर सतह पर, उसके सतह पर अगर वायु की उपस्थिति में उसे गर्म कर दे तो कॉपर का रंग हो जाता है काला, यानी कि ब्लैक कलर। और एग्जाम में आता है कि कॉपर में ये ब्लैक कलर किसकी वजह से आता है। तो मैं आपको एक कंपाउंड बताने जा रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड। काफी यूनिक क्वेश्चन है, पहली बार काफी बच्चे इसको देखेंगे कि कॉपर में हरा रंग सभी ने पढ़ा है कॉपर कार्बोनेट के कारण, पर कॉपर ब्लैक भी हो जाता है, और ब्लैक होता है किसकी वजह से, कॉपर के ऑक्साइड की वजह से, जब इसे हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने काफी अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा है, सेशन को। ये सेशन आपको कैसा लगा है आज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर आपको जवाब देना है। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं पर कमेंट नहीं करते, लाइक में बहुत ज्यादा कमी है। आपका ही लाइक हमें मोटिवेशन देता है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। स्टूडेंट काफी मेहनत लगती है एक सेशन आप तक पहुंचाने में, तो ये सेशन को आप लोगों को एक छोटा सा लाइक तो देना ही है। ठीक है, तो आपके लिए अंतिम प्रश्न है जो होमवर्क के लिए होना है, उसका जवाब आप मुझे कल के सेशन में बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाकर। मैग्नीशियम के रिबन को रेजमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन को जब हम लोग रेजमाल से रगड़ेंगे उसके बाद उसको हम लोग जलाएंगे, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है, मैग्नीशियम रिबन की सतह रुकड़ी होती है, या फिर मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है, एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन अच्छे से मुझे जवाब देना है, और अगर इसका जवाब नहीं आता है तो मैं इसको कल बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, जो कल के सेशन का ये पहला क्वेश्चन हमारा होगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आप सभी को ये सेशन काफी अच्छे लग रहे हैं। एक बार फिर मैं बोलूंगा, अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल सके, और पास आए बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलना है ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल मैं लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए इसका पार्ट नंबर 2 जो बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई